एक लड़की थी जिसके चेहरे पर दाग होने के कारण उसको कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही थी, पर एक भले आदमी ने उसकी काबिलियत को देखते हुए उसको नौकरी पर रख लिया। अगले दिन से वह जब जॉब पर जाने लगी तो ऑफिस में उसके बॉस ने कुछ फाइलें छोटे मैनेजर के पास साइन करवाने भेजी। जैसे ही मैनेजर ने उसका चेहरा देखा तो वो चौंक गया और बोला, दूर रहो मुझसे, कौन हो तुम, क्या लेने आई हो यहाँ पर? सर मैंने आज ही ऑफिस ज्वाइन किया है। आज ही ऑफिस ज्वाइन किया है तो मैं क्या करूँ, इसमें मेरी क्या गलती है? सर ये फाइल साइन करवानी थी, इसीलिए आई थी मैं आपके पास। किसी और से भिजवा देना फाइल। और सुनो, ये अपना गंदा चेहरा मेरे सामने दोबारा मत लाना, डर लगता है मुझे इससे। लड़की उदास होकर वहाँ से चली गई। लंच के समय सारे स्टाफ वाले कैंटीन में बैठकर लंच कर रहे थे। वह लड़की भी लंच करने वहाँ पहुँची। उसे देखकर मैनेजर फिर चिल्लाने लगा, मना किया था ना तुमसे अपनी शक्ल दिखाने के लिए दोबारा, फिर क्या लेने आई यहाँ पर, चली जाओ यहाँ से। सबके सामने अपनी इंसल्ट होते देख लड़की वहीं खड़ी खड़ी रोने लगी और बोली, इसमें मेरा क्या दोष है? अगर मेरे चेहरे पर यह दाग है तो इसमें मेरी क्या गलती है? अभी उसकी एक सहेली उसके पास आई और बोली, कोई बात नहीं राधा, रो मत। रोऊं नहीं तो क्या करूं? मैं जहाँ भी जाती हूँ लोग मुझे ऐसे ही बुरा बोलते हैं। यह खड़ूस मैनेजर ऐसा ही है, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिनों बाद उस मैनेजर ने राधा को नौकरी से निकलवा दिया। 3 महीने बाद राधा को उस कंपनी से भी अच्छी नौकरी मिल गई। फिर कुछ दिनों बाद वही मैनेजर राधा की कंपनी में नौकरी के लिए इंटरव्यू देने आया और आश्चर्य की बात यह थी कि इंटरव्यू भी राधा को ही लेना था। जैसे ही इंटरव्यू देने के लिए वो राधा के केबिन में पहुंचा, उसे देखकर राधा एकदम चौंक गई और राधा ने पूछा, अरे सर आप यहाँ? तब मैनेजर बोला, अरे राधा, तुम हो यहाँ की मैनेजर? जी हाँ सर, और आपका इंटरव्यू भी मुझे ही लेना है। सर मुझे एक बात समझ नहीं आई, सर आप तो उस कंपनी में मैनेजर थे, फिर यह सब? अरे राधा, अब तुम्हें क्या बताऊं, जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया था उसी का फल मुझे अभी मिल रहा है। मैं जहाँ जाता हूँ लोग मुझे गंदी निगाहों से देखते हैं, क्योंकि मेरे चेहरे पर भी यह धब्बे हो चुके हैं। इस कारण से मुझे भी वहाँ से नौकरी से निकाल दिया गया और मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। प्लीज़ मुझे ये नौकरी दे दो, मेरा घर चलाना मुश्किल हो रहा है राधा, प्लीज़ मेरी बात मान लो, मुझे इस नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है राधा, प्लीज़ मुझे ये नौकरी दे देना। नहीं नहीं सर, जो होना था वो हो गया। सर मुझे आपकी काबिलियत पे पूरा भरोसा है, आप चिंता मत कीजिए, ये नौकरी आप ही को मिलेगी। थैंक यू राधा, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, यह एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी की सूरत का मजाक नहीं बनाना चाहिए, बल्कि उसके स्वभाव का आदर करना चाहिए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। रोहन और राशि कमरे में बैठकर चाय पी रहे थे। अचानक राशि उठकर जाने लगी तो रोहन ने पूछा, क्या हुआ राशि, कहाँ जा रही हो? अरे रोहन, कल एक इंटरव्यू है, उसकी तैयारी करनी है। इंटरव्यू? किस लिए देना है इंटरव्यू? रोहन, अपनी शादी को 1 साल हो चुका है और मैं दिन भर घर पर बैठी बोर हो जाती हूँ, तो सोचा कि जॉब ज्वाइन कर लूँ। जॉब ज्वाइन कर लूँ? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, हमारे घर की औरतें जॉब नहीं करती और ना ही तुम्हें करनी है। पर रोहन, अपना तो शादी के पहले ही फिक्स हो गया था ना कि मैं जॉब ज्वाइन कर सकती हूँ, तो आप मना क्यों कर रहे हो? मुझे उस बात से कोई मतलब नहीं, तुम्हारा काम है घर को संभालना और वो तुम्हें ही करना है, बस तुम्हारे अलावा और कोई नहीं करेगा, समझ गए तुम? रोहन की बात सुनकर बेचारी राशि कमरे में जाकर रोने लगी। 2 दिन बाद रोहन शाम को ऑफिस से घर आया तो राशि लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी। उसे देखकर रोहन भड़क गया और बोला, क्या कर रही थी तुम? कुछ नहीं रोहन, वो एक कंपनी में वर्क फ्रॉम होम का ऑफर आया था, उसको देख रही थी। मैंने मना किया था ना तुमसे, फिर क्यों देख रही हो जॉब? तुम्हें समझ नहीं आता क्या? मैंने सोचा रोहन, घर बैठे बैठे 2 पैसे कमाएंगे तो अपने ही काम आएंगे। तुम्हें क्या लगता है मेरे कमाए हुए पैसों से घर नहीं चल सकता? नहीं नहीं रोहन, मेरा वो मतलब नहीं था। तेरे इन बेमतलब की बातों से मुझे कोई मतलब नहीं है। ये मेरा फाइनल डिसीजन है कि तू आज के बाद जॉब करना तो दूर, जॉब करने की सोचना भी मत। अब कुछ दिन बाद ऑफिस से आते समय रोहन का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके पैर में फ्रैक्चर होने के कारण उसको टोटल बेड रेस्ट दे दिया जाता है। उनकी बची कुची सेविंग उनके इलाज व घर खर्च में खत्म हो जाती है। तब राशि एक दिन हिम्मत करके रोहन से पूछती है, रोहन क्या मैं जॉब कर सकती हूँ? हाँ राशि, अब तो तुम्हें ही कुछ करना होगा। मेरी हालत ऐसी हो चुकी कि मैं अब कुछ कर नहीं सकता। अब
सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर ही है, तुम्हें ही कुछ करना होगा। कुछ महीने में राशि के घर सब कुछ ठीक हो जाता है और रोहन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। ये कहानी है गोपाल की, जो पढ़ाई तो करना चाहता है पर उसकी मजबूरी के कारण उसको एक शहर में जाकर नौकरी करनी पड़ती है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। गोपाल अपने गांव से शहर आया, उसको एक कंपनी में चाय बनाने की नौकरी मिल गई। एक दिन गोपाल अपने काम से फ्री होकर कंप्यूटर पे बैठा हुआ था। तभी उसको देखकर उसके बॉस ने कहा, अरे गोपाल, क्या कर रहा है तू यहाँ पे? अरे सर कुछ नहीं, बस थोड़ी स्टडी कर रहा था। अरे गोपाल, ये तेरा स्टडी करने का कंप्यूटर नहीं है बेटा, ये ऑफिस में काम करने वाले एम्प्लॉयज के लिए है। चल उठ और चाय बना के ला एक बढ़िया सी। और बेचारा वो वहाँ से उठकर चाय बनाने चला गया। फिर कुछ दिन बाद गोपाल अपने बॉस के पास जाकर बोला, सर इस महीने मुझे सैलरी जल्दी मिल जाएगी क्या? क्यों चाहिए तुझे सैलरी जल्दी? अभी पिछले महीने तो दी थी तुझे मैंने। वो सर मुझे एग्जाम फीस भरनी थी इसलिए चाहिए थी। क्या करेगा एग्जाम फीस भर के? अच्छी खासी नौकरी कर तो रहा है तू चाय बनाने की, क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है पढ़ने लिखने में? जा बढ़िया सी एक चाय बना करके ला मेरे लिए। गोपाल उदास होकर वहाँ से चला गया। अब गोपाल जैसे तैसे कुछ पैसों का जुगाड़ करके अपनी फीस जमा कर देता है और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में जुट जाता है। अब कुछ दिन बाद गोपाल मिठाई लेकर बॉस के केबिन में पहुँचता है। तब बॉस ने पूछा, क्या हुआ? सर मैंने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, उसी की मिठाई लेकर आया हूँ। अरे वाह छोटू, तूने तो कमाल कर दिया। मैं तो तेरे को ऐसे ही चाय बनाने वाला समझता था, तू तो छुपा हुआ रुस्तम निकला रे। वाह बेटा, मुझे गर्व है तुझ पे। इसीलिए दोस्तों मेहनत हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि मेहनत का फल एक ना एक दिन ज़रूर मिलता है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। निशा की डिलीवरी के बाद एक दिन ईशान तैयार होकर बाहर जा ही रहा था। अचानक निशा ने उससे पूछा, कहाँ जा रहे हो? वो दोस्तों की एक पार्टी है छोटी सी, उसी में जा रहा था बस। मैं भी चलूँ आपके साथ? वैसे भी डिलीवरी के बाद मैं कहीं भी आपके साथ घूमने नहीं गई। निशा की बात सुनकर निशान उसको आईने के सामने ले जाकर खड़ा कर देता है और बोलता है, ये देखो क्या हालत हो गई है तुम्हारी। शरीर देखा है तुमने तुम्हारा? कितनी मोटी हो गई हो तुम। और जब भी तुम्हें बाहर ले जाता हूँ मेरे दोस्त हंसते हैं मुझ पर। और सुनो, इंतज़ार मत करना मेरा, पार्टी में ही खाना खाकर आऊँगा मैं। बेचारी निशा आईने में अपने आप को देखकर उदास हो जाती है और रोने लगती है। कुछ दिन बाद निशा सोफे पर बैठकर खाना खा रही थी। तभी ईशान आया और बोला, निशा बस बहुत हो गया, अब ज़्यादा मत खाओ। अरे यार अभी तो खाना शुरू किया था मैंने। अब से तुम ना थोड़ा कम ही खाया करो और डाइटिंग स्टार्ट कर दो, नहीं तो और भी ज़्यादा फूल जाओगी तुम। ईशान तुम्हें पता है मैं ऑलरेडी डाइट फॉलो कर रही हूँ और ये खाना भी डाइट के अकॉर्डिंग ही है। ले खा, पूरा का पूरा खा ले इसको। तुझे तेरे फायदे की कोई बात समझ में नहीं आती। ईशान तुम्हें पता होना चाहिए, बच्चा होने के बाद हर औरत के शरीर में ऐसा बदलाव आता है। मैं मोटी हो रही हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे ना ज़्यादा ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। अब से जो तुम्हारे मन में आए ना वो खाओ तुम, पर मेरा दिमाग मत खाना। अब ठूस ले इसको। अगले दिन से निशा ज़्यादा एक्सरसाइज करने लगी और एक दिन निशा वर्कआउट करते करते बेहोश हो गई। निशा को देखकर ईशान उसको हॉस्पिटल ले जाता है और डॉक्टर से उसके बेहोश होने का कारण पूछता है। तो डॉक्टर बताता है कि भूखे पेट एक्सरसाइज करने की वजह से उसका बीपी हाई हो गया है, इसलिए आप इनके खाने पीने का पूरा ध्यान रखा करिए। पर डॉक्टर साहब इसकी हालत तो देखिए, कितनी मोटी होती जा रही है दिन पर दिन ये। अरे भैया, आपकी पत्नी की थोड़े दिन पहले ही डिलीवरी हुई थी और डिलीवरी के बाद हर औरत के शरीर में कुछ ना कुछ बदलाव आता ही है। वैसा ही इनके साथ हुआ है, इसलिए आपको इनके मोटापे को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे इनका शरीर पहले जैसा हो जाएगा। डॉक्टर की बात सुनकर ईशान को पूरी बात समझ में आ जाती है और वो अपनी पत्नी से माफ़ी मांगने लगता है। सॉरी निशा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुम्हें इस तरह टॉर्चर किया। अब से मैं तुम्हारा हर पल ख्याल रखूँगा।